Welcome to our channel Edunomy by Ria. So we are going to practice case-based questions for CUET exams और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आजकल नया पैटर्न ये आने लग गया है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पेपर में आने लगे हैं। तो हमें एक तो पैराग्राफ में भी कई बार उसके आंसर्स दिए होते हैं और कई बार जनरल नॉलेज बेस उसका आंसर निकल सकता है। तो let's start without wasting time. So our first case base is based on economic reforms 1991. ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि वही 1991 में एलपीजी आया था, राइट। ऑब्वियसली ये वाली चीज़ें मोस्टली सबको पता होती है और एलपीजी का मतलब पता है, इसके अंदर इसमें रिस्ट्रिक्शंस हट गए थे, प्राइवेट पार्टिसिपेशन आ गया था और कोशिश ये गई थी कि वर्ल्ड को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया जाए। इंटीग्रेट का क्या मतलब, मिक्स करना होता है। फ़ायदा क्या होगा इससे कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और कंपटीशन बढ़ा, जिससे ओवरऑल हमारी कंट्री में एफिशिएंसी बढ़ी। तो एलपीजी कब आया था? 1991 में। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल कम होना इज़ लिबरलाइजेशन। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ये प्राइवेटाइजेशन का भी यही आंसर है। तो प्राइवेटाइजेशन का गवर्नमेंट कंट्रोल कम होना नहीं, रैदर प्राइवेट ओनरशिप बढ़ाना होता है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है बातों में। तो इसलिए लिबरलाइजेशन में मतलब होता है कि आप रिस्ट्रिक्शंस कम कर दो या गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर दो या फिर लाइसेंसिंग सिस्टम ख़त्म कर दो, आई मीन डिक्रीज़ कर दो, एक्सेप्ट फ्यू कोर इंडस्ट्रीज़। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट ओनरशिप बढ़ाना होता है। पब्लिक सेक्टर इस गवर्नमेंट सेक्टर तो वैसे भी नहीं, गवर्नमेंट ओनरशिप नहीं, फॉरेन कंट्रोल ओनली। अगेन ओनली वाला क्वेश्चन नहीं करना है ना, कितनी बार बता दिया। इंक्रीज इन एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है कि जो इन्वेस्टमेंट आती है वो दो टाइप की आती है। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या आप उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जो ओनर होता है उसको डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है। जैसे आपने कोई लैंड परचेज कर लिया तो वो आपका डायरेक्टली आपके कंट्रोल के अंदर आता है। बट इसके अंदर आप कंट्रोल करते हो, आपको नो इनडायरेक्ट कंट्रोल मिलता है। इनडायरेक्ट कंट्रोल का क्या एग्जांपल है, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो वैसे तो शेयर होल्डर इज काउंटेड एज अ ओनर, राइट, टेक्निकल टर्म्स में। लेकिन जब आप टाटा के शेयर्स खरीद रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपसे पूछ के ही सारा काम हो रहा है वहाँ पे, आप डे टू डे डिसीजन मेकिंग में आ रहे हो। तो इनडायरेक्टली आपका कंट्रोल है, थोड़ा बहुत आपका कंट्रोल है, बट पूरा कंट्रोल आपका नहीं होता। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। तो वो कह रहे हैं एफडीआई जब आएगा तो वो आएगा किस वजह से आ रहा है? तो लिबरलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब आप अपने रिस्ट्रिक्शंस कम कर देते हो, अपनी इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर देते हो, तो जो फॉरेनर्स होते हैं उनको पोटेंशियल नज़र आता है आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने का, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, इंटीग्रेशन बढ़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। आइसोलेशन मतलब अकेलापन होता है, नो ट्रेड तो नहीं, ये तो पर्पस ही नहीं है ग्लोबलाइजेशन का। सेल्फ सफिशिएंसी बल्कि ऑपोजिट है इसका। कैसे? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हम कर ही इसलिए रहे हैं कि भाई दूसरों से सामान खरीद सके और एट द सेम टाइम जो हमारा सामान है उसको बेच सके। ठीक है, और सेल्फ सफिशिएंसी वाला जो प्लान है ना, वो किस पॉलिसी में आ जाता है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाली पॉलिसी में आ जाता है, जो कि किस टाइम पीरियड में आएगा? आईपीआर 1956 के अराउंड। ये वाला जो समय है ना, यहाँ पे हम सेल्फ सफिशिएंट अपना सब कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने की कोशिश करते रहे। लेकिन एक्चुअली क्या, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक चीज़ सिखाते हैं कि अगर आप हर काम खुद ही करने लग जाओगे ना तो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल इज़ मास्टर ऑफ नन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी होना ज़रूरी है, बट हर चीज़ में नहीं हो सकता, तो इसलिए ट्रेड भी उतना इम्पॉर्टेंट होता है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये तो आप 9th-10th में भी ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक कर चुके हो। तो जनरली वीट और राइस में ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई थी, इसीलिए सबसे पहले वीट स्टैम्प आया था। ये भी बात जनरल नॉलेज में पता होनी चाहिए। HYV का मतलब हाई यील्ड, हाई यील्ड का मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन एक ही क्रॉप से। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या था? देखो, पानी तो ज़्यादा चाहिए था, तो अगर यहाँ मोर इरिगेशन लिखते ना तो हम उसे टिक कर देते, क्योंकि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। बट लेस इरिगेशन तो नहीं है, लेस फर्टिलाइज़र नहीं, रैदर मोर था फर्टिलाइज़र, दोनों चीज़ें मोर है। लो प्रोडक्शन नहीं, बल्कि इसने तो काफ़ी हाई प्रोडक्शन दिया था। तो आंसर क्या बन जाता है आपका? रीजनल इम्बैलेंस। अब इसका क्या मतलब है कि आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया सेम
लेवल पे HIV सीड ने काम नहीं किया था, तो कुछ ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने HIV सीड्स को अडॉप्ट कर लिया था, या हम कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, और कुछ लोग नहीं कर पाए थे। तो ये रिच और हो गए थे, क्यों? क्योंकि ये पहले ही रिच थे, ये HIV सीड को अफोर्ड कर पाए, फिर इससे जो इनकी प्रोडक्शन बढ़ी उसको बेच के ये और रिच हो गए। और जो पुअर लोग थे पहले तो वो अफोर्ड नहीं कर पाए बिकॉज दे वर पुअर, और अब फिर इसका मतलब वो वही कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे बेटा, तो इसका मतलब वो तो पीछे ही रह जाएंगे ना। तो वो जो एक रीजन फॉरवर्ड चला गया, एक रीजन बैकवर्ड चला गया, तो इसको बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंस। ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी इसी बात से आप आंसर कर सकते हो ना, सेलेक्टेड स्टेट था, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, और कौन सी स्टेट थी? वेस्टर्न यूपी। ठीक है, इसके साथ ही हम एक नोटबुक खोल लेते हैं सो दैट हम अपना कुछ भी अगर समझने वाला पार्ट है तो वो उसके अंदर पूरा कर सकते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल्स समझाए थे मैंने, ये उसका था। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कौन से सेक्टर के साथ सबसे ज़्यादा अपने ग्रीन रेवोल्यूशन नज़र आया, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर, ये इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल वाले टॉपिक्स के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है ह्यूमन कैपिटल में कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है एक इंसान को जब आप एजुकेशन और जब आप हेल्थ दोनों चीज़ों में, या तीसरी चीज़ स्किल, तीनों चीज़ों में आप इम्प्रूव कराते हो तो वो एक ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, काम की चीज़ बन जाता है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में जिसमें आप उसको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, खाना खिला रहे हो अच्छा वाला, इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल में क्या होगा? आंसर वही है, एजुकेशन और हेल्थ। इम्प्रूव क्या होगी? उसकी प्रोडक्टिविटी, वो काम ज़्यादा कर पाएगा, उसकी एब्सेंटिज्म कम हो जाएगी, रिड्यूस एब्सेंटिज्म है। तो इससे होता क्या है? कंट्री के अंदर हायर ग्रोथ आती है, क्योंकि बेटा जब सब काम करेंगे तो उससे क्या आ जाता है? ज़्यादा जीडीपी होता है, मतलब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। जीडीपी ज़्यादा होगा तो कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी, और इसको हम बोल सकते हैं ओवरऑल कि कंट्री के अंदर ग्रोथ नज़र आएगा आपको। क्योंकि जब जीडीपी बढ़ेगी ना तो साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, क्योंकि उतने ही लोगों को हायर किया जाएगा काम पे, तो ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और इसी साइकिल को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं बूम पीरियड, की ये बूम पीरियड है। इसलिए आपके कोर्स में भी ये बात बोली रखी थी कि जब बूम पीरियड होता है तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है। ठीक है, किससे ज़्यादा होने लग जाता है? एग्रीगेट सप्लाई से, जिसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रही होती है कई बार, तो जिसके वजह से कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, अब है विच इज़ नॉट ह्यूमन कैपिटल, तो मशीन इज़ नॉट अ ह्यूमन कैपिटल। ज़्यादा हो गया ये वाला, नहीं समझ आ रहा। मशीन, आंसर इज़ मशीन। वाई? बिकॉज मशीन इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में कुछ बेसिक डिफरेंस देख लो। फिजिकल कैपिटल जो होता है वो टैंजिबल नेचर का होता है, आपको सामने पड़ी हुई मशीन नज़र आएगी, बट ये इंटैंजिबल होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि फिजिकल कैपिटल, मशीन, ये मशीन है और ये ओनर है, दे कैन बी सेपरेटेड, मतलब इनकी जो आइडेंटिटी है वो सेपरेट कर सकते हैं कि ये राम है और ये मशीन है काम करने वाली। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल होती है उसको हम उसकी आइडेंटिटी को सेपरेट नहीं कर सकते। मान लो आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ये राम है और ये राम की इंटेलिजेंस है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, तो वो राम के अंदर ही काउंट होगा, तो इसलिए इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, और मोबिलिटी में आता है, मोबिलिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस एज सच है नहीं। मोबिलिटी के अंदर यही होता है कि फिजिकल कैपिटल मोबाइल होता है, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो। ह्यूमन कैपिटल को उस ह्यूमन के साथ ही ले जा सकते हो, आप उसको ज़्यादा नहीं घुमा सकते। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज स्कूल एजुकेशन, पढ़ाना, हेल्थ से रिलेटेड होता तो ये सब इसमें आ जाता। केस स्टडी 4 आपका पावर्टी चैप्टर से आ रहा है। पावर्टी के अंदर ऑल्दो ये डिलीटेड चैप्टर था ना, इस बार ये पावर्टी डिलीटेड चैप्टर था, लेकिन स्टिल जनरल नॉलेज वाला बेस्ड आना चाहिए आपको। तो पावर्टी के अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि आपको लग रहा है ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जितना रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब जैसे ये एक लैंड है और इसके अंदर सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है, बट यहाँ काम कितने कर रहे हैं? 8 लोग काम कर रहे हैं। तो अब क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये 3 एक्स्ट्रा जो लोग हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 लोगों से काम चल सकता था, बट ये एम्प्लॉयड है।
ठीक है, अब हुआ क्या इससे, इससे एक इशू आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि कहाँ इन पांचों को 10-10 हज़ार रुपये बटने थे एज अ सैलरी, बट क्योंकि 8 लोग हैं तो ओनर ज़्यादा पैसे नहीं देगा, वो क्या करेगा, सबको कम कम सैलरी देगा सो दैट टोटल 50,000 ही रहे। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि लोग अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट में। कहाँ मिलेगा आपको, मोस्टली देखो वैसे तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हर सेक्टर में मिलता है एक्सेप्ट सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में कम दिखता है बट टर्शरी और प्राइमरी में ज़्यादा दिखता है, बट मोस्टली वर्ड आ जाता है, तो इसलिए हम आंसर किसको देंगे, एग्रीकल्चर को। पॉवर्टी लाइन किस पे बेस्ड होती है, इनकम पे भी होती है, कंजम्पशन पे भी होती है, तो जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, इनकम लेवल से भी हम जज करते हैं कि भाई कौन पर डे इतना कमा रहा है, पर मंथ इतना कमा रहा है। कंजम्पशन लेवल को बोलते हैं मंथली पर कैपिटा, ऐसा होता है ना, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस लेवल से लेते हैं। ठीक है, तो ये भी मैटर करता है। इसी के अंदर वो कैलोरीज वाला आता था ना, आई एम नॉट श्योर वो 2100 था, 2400 था रूरल एरियाज़ में, 2100 था अर्बन एरियाज़ में, तो ये उसमें आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, जब जॉब नहीं होगी तो पावर्टी आएगी, क्योंकि गरीबी ही आती है। विच सीजनल इज हिडन, डिस्गाइज। डिस्गाइज का तो लिटरल मीनिंग ही हिडन होता है ना, छुपा हुआ, जैसे हम कहते हैं गॉड इज डिस्गाइज्ड, तो इसका मतलब कि भाई गॉड आपको नज़र नहीं आते बट उनकी प्रेजेंस है। नाउ लास्ट केस स्टडी, इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस पाकिस्तान। चाइना की इकोनॉमी कैसी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, जो सोशलिस्ट पैटर्न होता है ना, सोशलिस्ट पैटर्न में यहाँ से वर्ड निकालो बाहर, सोसाइटी। सोसाइटी के जो सारे एसेट्स होते हैं ना, वो किससे ओन्ड होते हैं, गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है उस पर। तो मतलब आप काम तो कर रहे हो अपने खेत पे, लेकिन टेक्निकली वो खेत किसको बिलोंग करता है, गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो दिस इज सोशलिस्ट पैटर्न। और इसके अंदर फिर क्या है, इसके अंदर फुल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से इंटरफेयर करती है आपके हर डिसीजंस में। अब इसी का ही अगर हम ऑपोजिट देखते हैं तो वो कैपिटलिज्म, कैपिटल को के लिख देती हूँ, कैपिटलिज्म है। ठीक है, कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट ओनरशिप नहीं होती, प्राइवेट ओनरशिप होती है, कि आप जो एसेट आपका है, आपका घर, आपकी फैक्ट्री, आप ही उसके ओनर हो। ठीक है, प्लस फिर गवर्नमेंट की जो ओनर इंटरफेरेंस होती है वो लिमिटेड होती है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब कई बच्चे ये सोचते हैं नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देखो नो जैसा वर्ड तो कुछ नहीं है ना, अगेन एक्सट्रीम नेचर का वर्ड है ये, नो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर तो मेंटेन करेगी, बेसिक चीज़ें तो करेगी, तो लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड। एक और वर्ड यहाँ पे सीख लो पाकिस्तान के लिए, तो वो रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मतलब आपका कोई रिलेटिव बाहर काम करने गया है और वो आपको पैसे भिजवा रहा है, तो उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो पाकिस्तान के मोस्टली लोग बाहर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रेमिटेंसेस बेस्ड है। इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है कि इंडिया के अंदर प्राइवेट ओनरशिप भी आपको मिलेगा, ठीक है, और साथ में आपको सोशलिस्ट पैटर्न में गवर्नमेंट ओनरशिप भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये आपको कोर इंडस्ट्रीज़ में मिलेगा, मतलब जो बहुत मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, जैसे रेलवेज, राइट। और प्राइवेट ओनरशिप मतलब उसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नहीं है, ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल नेचर की नहीं है, तो सिक्योरिटी रीजंस नहीं है उसके अंदर, तो वहाँ आपको प्राइवेट ओनरशिप मिलेगा। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इसमें से कौन सी लोगे, चाइना लोगे। लास्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज बेस्ड अपॉन, डेवलपमेंट वर्ड आ जाता है तो आप HDI एंड अदर इंडिकेटर्स, HDI एंड अदर इंडिकेटर्स का क्या मतलब है, HDI में सबसे पहले तो पर कैपिटा इनकम काउंट होती है, देन आपका एजुकेशन लेवल्स होता है। एजुकेशन में मेरे हिसाब से 2 लेवल्स होते हैं, एक तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होता है और एक और होता है एडल्ट लिटरेसी रेट, कुछ ऐसे करके एक और होता है इसके अंदर, मैं बताऊंगी जब मुझे एकदम याद आएगा। एक मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, प्लस एक और होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टाइप। तीसरा जो होता है वो हेल्थ स्टेटस होता है। ठीक है, तो ये तीनों पैरामीटर्स में जज करके आपका HDI आता है। आपको ना HDI में डेटा अभी रिसेंट लास्ट 2 ईयर्स का इंडिया का क्या डेटा है, ठीक है, HDI के अंदर, तो ये वाला ज़रूर एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि थोड़ा सा जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है।
तो ये ऐसे ही एक बार देख लेना कि HDI रैंकिंग इंडिया की कितनी चल रही है. ओके, सो दीज आर दी आंसर्स ऑल्सो. आपको कुछ कंफर्म करना है तो थैंक यू सो मच. अब आई विल ब्रिंग मोर क्वेश्चंस नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर. तो till then please like, subscribe and share the video with your friends. Thank you so much.